जी खालिस्तान तो मुर्दाबाद, लेकिन हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। देखिए, पहली बात तो जो है हम इस देश में रहते हैं जिसका नाम है भारत, इंडिया। हिंदुस्तान कहीं भी संविधान में लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, हम हिंदुस्तान कहते हैं, यहाँ पे सभी लोग जो है कहते हैं, कहे जाएं, लेकिन हम इस बात की वकालत नहीं करते कि इस देश के टुकड़े हों या कोई अलग से कोई खालिस्तान बने या कोई और देश बने। इस चीज़ की हम वकालत नहीं करते। इस देश को सभी को हमको जो है एकजुट होकर रहना चाहिए, और हम इस चीज़ की वकालत भी नहीं करते कि अलग से इस देश को हिंदुस्तान बना दिया जाए। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्म जातियों के लोग रहते हैं। जब देश मतलब हिंदुस्तान कहीं से कहीं तक है ही नहीं। जब ये देश आज़ाद हुआ था तो आप जो गुलदस्ता आज़ादी का तैयार हुआ है, आप उसमें देखिए सभी ने अपना खून बहाया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी है। तो ये हमारा देश जो है भारत है, इंडिया है। हम इस चीज़ की वकालत नहीं करते हैं कि कतई भी इस देश को बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष ना रहे। ये धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष ही रहना चाहिए। भैया हिंदुस्तान नहीं है, भारत है, इंडिया है। हिंदुस्तान सभी कहते हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद। संविधान में नहीं है, कानून में नहीं है, कह रहे हैं सब हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं। कौन नहीं कहते जिंदाबाद, बताओ। वो तो कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि भाई न्याय सम्मत तरीके से हिंदुस्तान का नाम ही नहीं है कहीं। ना, ऐसी बात नहीं है। चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस चुनाव यहाँ से लोकसभा का जीतेगी, और हमारा इंडिया का गठबंधन का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। 100% कर लो, इसमें खून खराबा करने की कोई जरूरत नहीं है, भाईचारा खराब करने की जरूरत नहीं है। जनता फैसला कर चुकी है, ओनली फॉर इंडिया को ही वोट मिलना है, इंडिया को। बिना खून खराबे के, बिना बहसबाजी के इज्जतदार सवाल यही है कि इंडिया का प्रधानमंत्री INDIA से बनेगा, लेकिन बनेगा कौन? देखिए, इंडिया का एक संगठन जब बना है, उसकी एक विचारधारा होती है, सब आपस में लोग बैठते हैं हर चीज़ में। अभी आप सीटों को बंटवारे के लिए तमाम मीडिया उठा, आप लोग बंधु लोग सारे मीडिया के लिए वहाँ लड़ाई चल रही है, यहाँ लड़ाई चल रही है, बंगाल में लड़ाई है, दिल्ली में लड़ाई है, राजस्थान में लड़ाई है, उत्तर प्रदेश में लड़ाई है। कहाँ लड़ाई है? सवाल का जवाब दीजिए। भाजपा वालों के पास तो खुल्लम खुल्ला मोदी जी हैं, आपके पास है कौन? ये तो बताइए, खुलेआम नाम। हमारे पास एक से एक हीरे नायाब हीरे मौजूद हैं। जिस दिन हमारी बहुमत में सरकार आएगी, उस दिन इंडिया का प्रधानमंत्री आपके में शपथ लेता हुआ होगा, और राष्ट्रपति भवन में भी आएगा, और संसद भवन में। प्रधानमंत्री राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी तो हमारी पार्टी के लिए, राहुल गांधी हमारे लिए बेस्ट है। हम आज भी चाहते हैं राहुल गांधी के लिए अगर हमसे पूछा जाएगा, कांग्रेस व्यक्तिगत तरीके से पूछा जाएगा, हम राहुल गांधी जी के साथ हैं, ऐसे संघर्षशील आदमी के साथ हैं जो न्याय यात्रा किया। हर यात्रा को हम बड़ी पैदल चल के चल रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन जब गठबंधन का एक सीमा होती है, गठबंधन के नियम होते हैं, गठबंधन में जो भी निर्णय होगा, जो प्रधानमंत्री बनेगा वो शर्माते होगा। अच्छा, ऐसा ही अगर चलता रहा जैसा अभी चल रहा है, तो अगले 10 से 15 सालों में देश में जो है हिटलर शाही कायम कर दी जाएगी, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। बिल्कुल कोई हिटलर शाही नहीं है। यहाँ के जो और वर्ग रहते हैं वो पूरे दुनिया में जाके देखें कि उनकी स्थिति क्या है। जिन लोगों को थोड़ी सी परेशानी है, एक चक्कर पाकिस्तान का लगा दें, एक चक्कर ईरान का लगा दें, एक इराक का लगा दें, उनको पता चल जाएगा। मेरे बहुत सारे लोग काशीपुर के मित्र, जो मुस्लिम मित्र हैं, वो पाकिस्तान में गए, उनकी क्या स्थिति हो गई। आप भारत से बाहर तो निकल के देखें। अच्छा, आपने अभी बताया कि आपका पुत्र जो है वो विदेश में रहता है, कहाँ रहते हैं? डेनमार्क में रहता है। डेनमार्क में रहते हैं। क्या करते हैं? वो पढ़ाई करते थे, लेकिन अब बहुत अच्छी कंपनी में, इंटरनेशनल कंपनी में है, लेकिन उसके बावजूद भारत प्रेम खत्म नहीं हुआ, और उसने वहीं एक पिता होने के नाते आपके पुत्र ने खूब मेहनत से पढ़ाई की जी, और उसके बाद अच्छी नौकरी जो है हासिल की। कितनी खुशी हो रही है? बिल्कुल खुशी हो रही है, और उसका कारण मैं बताना चाहता हूँ। इस 10 साल से पहले किसी भी बच्चे को शिक्षा की बात कर रहे हैं, जूतियां रगड़ जाती थी बच्चे को पढ़ाने के लिए। आज विदेश में पढ़ाने के लिए आप 2 मिनट में बैंक में जाएं, आपको एजुकेशन लोन 16 लाख रुपए। आज का समय ऐसा है भैया कि मोदी जी ने कहा है कि भाई अगर आप पकौड़े भी बना रहे हैं तो वो भी एक रोजगार है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, रुक जाइए, अपनी बारी, आपकी बारी आएगी भैया, रुक जाइए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जिस युवा ने MBA कर लिया, BBA कर लिया, BCom कर लिया, BSc कर लिया, MSc कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, PhD कर लिया, उसके बाद उसने पकौड़े का ठेला लगा दिया, तो ये रोजगार है कि आजीविका है? देखिए, अगर पढ़ लिखने के बाद में I did BCom LLB, लॉ करने के बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्य कर रहा हूँ, तो कार्य कोई छोटा नहीं होता। मेरी गली में 5 दुकानें हैं, 5 दुकान वाले लड़के इतने पढ़े लिखे नहीं जितना मैं हूँ। क्या पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ नौकरी करना हुआ? पढ़ाई लिखाई करने का क्या मतलब व्यवसाय नहीं हुआ? जो इंडस्ट्रीज होते हैं, पूरी दुनिया इंडस्ट्री में नंबर 1 है। अगर इंडस्ट्री के अंदर अगर इंडस्ट्रीज हैं तो वो जापान है, वो चाइना है, वो इसीलिए आगे है। तो क्या व्यवसाय नहीं कर सकता? क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये?
क्या इनके बेटे को इस देश की पढ़ाई अच्छी नहीं लगी? क्या आपके बेटे को इस देश की पढ़ाई अच्छी नहीं? पहली चीज है अब हम इनकी बात कहते हैं सिक्स। आप इनसे पूछ आप एक मिनट सुन लीजिए, लगी या नहीं, इस पे आप जवाब दीजिए। पहली बात सुन लीजिए, अच्छी लगी या नहीं लगी? ये रुक जाइए आप अच्छी लगी या नहीं लगी, आप ये पूछिए इनसे, जवाब दीजिए इनसे। जवाब दीजिए। पहली चीज ये कह लीजिए, जो व्यक्ति उठा रहे हैं वो व्यक्ति ना, उनके आधे से ज्यादा परिवार के लोग कनाडा में हैं। वो कनाडा में क्यों हैं? अपने अगर कोई चीज नहीं आ रही तो आक्षेप कर रहे हैं, उनसे पता करिए। उनके 70% लोग जो हैं वो कनाडा में। जब हमारा भारत देश ये बता रहे विकसित है, तो हमारे बच्चे बाहर नौकरियां क्यों करने जा रहे हैं? क्यों करने जा रहे हैं? क्या हम इन सरदार जी से हिमांशु जी एक मिनट, अपने बच्चे विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, विदेशों में नौकरियां कर रहे हैं, और ये यहाँ हमसे ठेले लगवा रहे हैं, पकौड़ी के चाट के ठेले लगवा रहे हैं। तुम्हारे बेटा ने क्यों नहीं लगाया? क्या इनसे पूछिए, इनका बेटा विदेश से आके यहाँ पे चाट का ठेला लगाएगा छतरी चौराहे पे? क्या सच में ऐसा संभव है? हाँ देखिए, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, हर आदमी का व्यक्तिगत है। क्या इनके व्यक्तिगत प्रश्न नहीं कर रहे, ये बार बार बेटे की बात कर रहे हैं। बात यहाँ लोकसभा की चल रही है, ये व्यक्तिगत बात पे कर रहे हैं, करने दीजिएगा। ये इनकी व्यक्तिगत बात है कि बेटे और उस चीज को इनसे पूछिए। क्या इनके परिवार में कोई व्यक्ति कनाडा नहीं है क्या? और गया होगा तो हम तो आक्षेप नहीं कर रहे। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब बातों को छोड़िए। जवाब देता हूं मैं। हम 3 भाई बहन हैं, हम भी चाहते तो हम जा सकते थे फॉरेन कंट्रीज। मैं भी यहाँ पे एडवोकेट हूँ, मेरी सिस्टर भी एडवोकेट है, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है, वो यहीं पे मेडिकल ऑफिसर है इंडिया में। हम भी जा सकते थे, लेकिन हमने अपना देश चुना। हमें अपना देश अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है जी। हमारे दादाजी 1962 में चाइना वार में शहीद हो गए थे, नेफा के मोर्चे पे। हमारे जो चाचा हैं उन्होंने आर्मी में सेवा की। अभी भी हमारे जो है परिवार के लोग सेवा कर रहे हैं। हम अपने देश को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते, और अपने देश के लिए हम अपना बलिदान भी दे देंगे। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे, और वो 14 दिन प्रधानमंत्री रहे, और हिटलर शाही तो इंदिरा जी की ये थी कि उन्हें सदन में नहीं घुसने दिया था, और वो भारत रत्न आज मोदी जी ने दिया उनको। तो हिटलर शाही की परिभाषा ये है कि इस देश में कांग्रेस पार्टी ने अपने जमाने में वो हिटलर शाही किया है कि विपक्ष को इन्होंने जिंदा ही नहीं रहने दिया। उस समय इमरजेंसी में लोगों की हालत क्या कर रखी थी। ठीक है जी। अगर सपोज करो 70 साल से कांग्रेस ने आपको पट कर दिया, तो आप 10 साल में कांग्रेस के नाम क्यों लेते हो? हर रोज कांग्रेस 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 कांग्रेस। अरे जो इंदिरा गांधी ने किया आप क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जरूरत क्या? सर हम तो कांग्रेस कहीं नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी चिरंजीवी हो इस देश में। अच्छा, कांग्रेस ने 70 साल में अगर विकास किया होता तो आज देश की ये स्थिति नहीं होती। इसका मतलब आप भी उसी की सीढ़ी पे चल रहे हैं। आप उसी पे चल रहे हैं। अब आप देख लीजिए 70 साल। देखिए मोदी जी ने हमेशा ये बात बोला है कि देश का विकास कांग्रेस के समय में भी हुआ है, लेकिन जो गति थी वो गति इतनी धीमी थी कि जो पिछले 10 सालों में जो विकास हुआ है वो आने वाले 100 साल में भी नहीं होता अगर कांग्रेस। सटीक उत्तर इस बात का अब भी नहीं मिल पाया इतनी बातचीत के बाद कि क्या अगर एक PhD होल्डर समोसे और टिक्की का ठेला लगाएगा तो ये रोजगार है? जी बिल्कुल मानता हूँ इस चीज को। ऐसा कुछ नहीं, पढ़ाई को आप नौकरी से मत जोड़िए। कोई भी रोजगार करने वाला आदमी अगर पढ़ा लिखा कोई काम करता है, अगर वो समोसे का ही काम करेगा तो समोसे की क्वालिटी होगी। आपको बता दूं मैं, HBTI कानपुर में चले जाइए। एक मिनट सुन लीजिए। जी क्या कह रहे हैं? 2 करोड़ हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, उसको कितना पूरा करा आप सभी जानते हैं। और भी तमाम लोग हैं। जी भैया, अगर PhD होल्ड करने के बाद आप कोई छोटे से छोटा भी काम करेंगे, समोसे भी बनाएंगे, तो वो भी क्वालिटी वाले होंगे, ऐसा कह रहे हैं? तो भाई देखिए, ये सरकार के बंदे हैं। जो सरकार कहती है वो सही है। अगर ये पकोड़े छोड़िए, आप किसी और का भी ठेला लगवाते थे, इनके लिए वो भी रोजगार है। लेकिन आपने अभी देखा ना, इनके स्वयं के बच्चे जो विदेशों में पढ़ रहे हैं, विदेशों में जॉब कर रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? अगर वो रोजगार है, इनके बच्चों देखिए, आप इनके देखिए बच्चे। चलिए जी भैया, ये जो बातचीत चल रही इतनी लंबी चौड़ी कि भाई एजुकेशन लेने के बावजूद भी अगर छोटे से छोटा काम करेंगे तब भी वो तरक्की ही है, कितना सहमत है इनकी बात? बिल्कुल सहमत नहीं है हम। वो इसलिए सहमत नहीं है, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक आदमी अगर ठेला लगाता तो क्या फायदा? पढ़ाई का क्या फायदा? इससे अच्छा तो बेरोजगार ही रहे। वो पढ़ाई। कितने पढ़े हुए हैं आप? मैंने BA कर रखा है। BA कर रखा। क्या काम करते हैं? कुछ नहीं करता, बेरोजगार हूँ मैं भी। बेरोजगार है? कब किया था BA? मैंने 2013 में किया था। अच्छा, ये इन्होंने BA कर रखा है भाई साहब, और 2013 के बाद अब तक बेरोजगार हैं। इनकी बेरोजगारी का क्या कारण हो सकता है? ये जवाब बता दूं,
इस देश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से नेहरू परिवार ने दिया। और आप समझ लिए कि यूपी और बिहार के लोग पंजाब और गुजरात और महाराष्ट्र में जाके नौकरी करते रहे। आज इनकी जो दशा हुई है वो क्यों हुई है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश का ही डेवलपमेंट। इस और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। भैया, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? अरे भैया, मैं बनना चाहता हूँ। कौन बनना चाहते हैं? देश का प्रधानमंत्री कौन? क्या बात है, अरे वाह, क्या बात कह दी है जी। देखिएगा, हमारा अब लोकसभा का जो चुनाव है, अरे प्रणामी जी, अब जो लोकसभा का चुनाव है, सुनो, अब लोकसभा का चुनाव माननीय सांसद जी से, सांसद जी का 5 साल का कार्यकाल काशीपुर के लिए नहीं रहा। अगर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर होने चाहिए थे, पानी की बहुत बड़ी समस्या थी हमारे यहाँ, फ्लाईओवर की बहुत बड़ी समस्या थी, अब तक पूरी नहीं हुई। इस हिसाब से सांसद जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, किसी नए आदमी को मौका मिलना चाहिए था। शिक्षा का असल मतलब क्या है अगर नौकरी नहीं है तो? शिक्षा का मतलब केवल नौकरी ही नहीं है, व्यापार भी शिक्षा में ही आता है। अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो व्यापार कैसे चलाएंगे आप? तो शिक्षा हर चीज के लिए चाहिए। समोसे तलने के लिए अगर नहीं मिला के समोसा का तलना पड़ेगा। नहीं मिला तो जिम्मेदार कौन? सवाल तो यही है कि नहीं मिला तो जिम्मेदार केवल सरकार को नहीं कहेंगे, अपने आप को भी कहना है। हम उस तरह से मेहनत नहीं किए कि हम उस चीज को पा सके। मतलब इन्होंने बीए किया तो इन्होंने उस तरीके से मेहनत नहीं करी। भाई साहब, अगर उस तरह से मेहनत करके कि यहाँ खड़ा नहीं होके, ये कहीं और होके। भैया, उस तरह से अगर बीए में मेहनत करी होती तो यहाँ नहीं खड़े होते, तो आप खड़ा नहीं। ऐसा है, एक बार ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव लड़वाए जाए, तब इसलिए सामने आ जाएगी बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। क्यों खजुराहो और हड़प्पा वाले जमाने में दोबारा जाना चाहते हो भाई, ईवीएम के अलावा और बैलेट पेपर? ऐसा है ना, ईवीएम से अभी आपने एक बियर के चुनाव को देखा, जब एक ईवीएम में घोटाला करके 8 वोटों का बवाल करा है, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील भुवन जी, भानु प्रताप जी और महमूद अप्पा जी जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई है, जहां आप कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होनी चाहिए। आप जब बेईमान नहीं है तो आपको जो है पहले बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या? चलिए जी, ईवीएम की आप पूरे वर्ल्ड में आप मुझे बताइए पत्रकार महोदय कि ईवीएम का एजाज कहाँ हुआ? ईवीएम पैदा कहाँ हुई? कहाँ इसका मैन्युफैक्चरिंग हुई? कहाँ ये बनाई गई? यूएसए में हुई ना। यूएसए क्यों नहीं अपने यूज करता? यूज करता इनसे बात पूरी। यूएसए में क्यों नहीं यूज होती? या वर्ल्ड के और देश है उसमें ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं होता? जब ये मोबाइल में हम अपनी तरीके का कोई भी सिस्टम, कोई कुछ भी हम इसमें लॉन्च कर सकते हैं, तो क्या ईवीएम में नहीं हो सकता? कंप्यूटर में नहीं हो सकता? सब कुछ। सर, तेलंगाना में ईवीएम बेवफा नहीं हुई, बाकी जगह बेवफा हो गई। देखिए सर, जहाँ पे इन्हें पता होता है ना कि हम वहाँ अगर ईवीएम में घोटाला करेंगे तो पोल खुल जाएगी। जैसे पंजाब है, पंजाब में कोई अस्तित्व तो है नहीं, अगर वहाँ घोटाला करेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ ईवीएम में घोटाला रहा। बड़े शातिर लोग हैं, तरीके से करते हैं, सिस्टम से करते हैं, जिससे पता न चल। क्या है मनोज भाई, तो जब से लोकदल के जिला अध्यक्ष है, जब से जैन जी जो है हमारे मोदी जी के साथ है, तो ये चोच मिला के बात कर रहे हैं। ये भूल गए जहाँ किसानों की बात होती थी, किसान जो है बॉर्डर पर धर की ठोकरें खाने पिटने को तैयार है, जो पूरे हिंदुस्तान को किसानों के मुकाबला आज तक कोई माइकल लाल नहीं। जो भरा हो पेट तो संसार जगमगाता, और खाली हो पेट ईमान, जो ब्रेड रोटी देता है ना इन्हें मनोज राय जी को, ये भूल गए। बस मोदी जी और कोई। शायद राहुल भाई को पता नहीं है कि मैं खुद किसान परिवार से हूँ, और मुझे पता है कि तब मैं किसान था तो क्या कंडीशन थी। मैंने भी चारा अपने हाथों से काटा, और चारा काट के और पढ़ाई की है, और क्या है ना, ट्रैक्टर चला के खेत भी जोता और अनाज उगाया। मुझे बताने की जरूरत नहीं राहुल भाई को कि किसान क्या होता है। मतलब आपकी नजर में जो देश के बॉर्डरों पर किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है? नहीं, बिल्कुल किसान है। हम कहाँ कह रहे हैं, उनकी जो मांग है वो मांग एमएसपी की है। कहते साहब अरहर की दाल का तो हमें एमएसपी आप दे दीजिए 300 रुपए किलो, तो क्या आम आदमी अरहर की दाल 300 रुपए किलो खा लेगा? इसके पीछे लॉजिक क्या है, इस बात को समझने चाहिए। मैं आपको इनकी बात का जवाब देता हूँ। ये महाभारत में भीम थे, ये किसान थे। क्या आज ये किसान है? इनसे पहले ये पूछिए एमएसपी का लोड किस पे सरकार पे पड़ेगा? किसानों का क्या कहना है? किसानों का ये कहना कि आप हिंदुस्तान में कोई भी एक वस्तु उठा के देख लीजिए जिसके ऊपर एमआरपी ना लिखा हो। सब पे लिखा होता है ना। किसानों का ये कहना है कि आप एमएसपी जो है निर्धारित कर दीजिए, एक मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो निर्धारित कर दीजिए। मत खरीदिए सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं है, सरकार मत खरीदे, लेकिन अगर आप मिनिमम करिए ना, कम से कम करिए ना, उस पर एक कानून बना दीजिए कि उससे नीचे कोई सामान नहीं बिकेगा।
किसानों का ये कहना है कि उससे नीचे कोई सामान नहीं बिकेगा। जब हर कोई सामान मार्केट में जिसके ऊपर रेट लिखा होता है सामान बिकता है, तो ये किसानों की फसलों का रेट क्यों तय नहीं है? क्यों तय नहीं है भैया? सर मैं बता रहा हूँ आपसे, अभी इनकी इस बात का जवाब दोगे तो पहले छीन ले रहे हैं माइक। पहली बात देखिए, आज से ताजा चाय आज से 1.5 साल पहले 75 रुपए का पाउच था, आज वो 55 रुपए का। हमारे अगर भाई साहब को अगर खरीद रहे होंगे तो शायद पता होगा, अगर खुद ही जा रहे होंगे खरीदने। तो एमएसपी का आप बोल रहे हैं कि मिनिमम आप फिक्स कर दीजिए। टाटा का 110 रुपए का पाउच था, आज 155 रुपए का पाउच है। टाटा 250 ग्राम का, टाटा चाय का। आप सर उसमें जाइए सर, 1 मिनट, आप जाइए, आप मंडी में जाइए, आप गोभी का रेट पूछिए 5 रुपए 10 रुपए, और आप रिलायंस के शोरूम में जाइए। उसके बाद आप मक्का देखिए, रिलायंस के शोरूम में जाइए आप, जहाँ पे आपको 100 ग्राम मक्का 100-150 रुपए की मिलेगी। और किसान को क्या देते हैं आप? क्या देते हैं आप? क्यों देते हैं आपको? ये गोभी मक्का खा ही नहीं रहे रिलायंस पे जाके, तो इन्हें आप खा रहे हैं, आप खा रहे हैं, हम खा रहे तो रिलायंस पे से क्यों, रिलायंस पे से क्यों खा रहे हैं? हम रिलायंस पे से क्यों खा रहे हैं? हम किसानों के साथ जब ही तो है, जब किसानों का हक मारा जा रहा है, ये खा ही नहीं रहे, हम क्या कर सकते? जी सर आप अब जाके ताज होटल में चाय पियेंगे और कहेंगे कि फल वाले पे नहीं पियेंगे, तो ताज होटल तो चार्ज करेगा। आप क्यों जा रहे हैं? आपको कोई संस्था बंद कर, सरकार आपकी, आप बंद करवाइए ना। सरकार जी, या तो आप बोलने दो या तो बोल दो। आपसे ज्यादा तेज बोल सकता हूँ मैं, आपसे ज्यादा तेज बोल सकता हूँ। आप समझिए हमारी बात, आप जो बोलने नहीं दे रहे किसी को, ठीक है ना? अरे क्या बंद करा दे आप माइक छीन ले रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप, है ना? आप बात समझिए बात, आपको जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं कि आप रिलायंस स्टोर से खरीदे। आप रिलायंस स्टोर से अगर आम आदमी नहीं खरीदेगा, रिलायंस स्टोर बंद हो जाएगा, है ना? हम फल से खरीदें, फल वालों को बताएं, जो गरीब है उनको उठाएं, हमारी सोच होनी चाहिए ना। लेकिन जब हम जाके और मर्सिडीज गाड़ी से उतरेंगे तो हमको फल पे खरीदने में शर्म आएगा, तब तो हमको रिलायंस स्टोर अच्छा लगेगा। हम रिलायंस में जाए ही क्यों? हम तो इस बात को कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि गरीबों से खरीदिए, छोटी दुकानों से खरीदिए, उनका उत्थान कीजिए।